स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खतरे की, यानी कि रिस्क की। हर बिजनेस में साथ साथ चल के आता है एक वेताल। अगर बिजनेस विक्रम है तो रिस्क वेताल है। सारे बिजनेस के साथ साथ आता है एक हमेशा का सहपाठी, दैट इज रिस्क। व्हाट इज बिजनेस रिस्क? डिफाइंड एज डेंजर ऑफ लॉस। रिस्क इज डिफाइंड एज डेंजर ऑफ लॉस ड्यू टू सम अनफोर्सेबल इवेंट इन फ्यूचर। ऐसा कोई लॉस जो कि हमको फ्यूचर में हो सकता है, जो कि हमको अभी नहीं दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस का रिस्क। कितने प्रकार के रिस्क होते हैं? दो प्रकार के, स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। बच्चों स्पेक्यूलेटिव रिस्क में ना ऐसा स्पेक्यूलेशन होता है, यानी कि जैसे स्पेक्यूलेशन होता है ना एक तरीके का जुआ, उसमें आप को लॉस भी हो सकता है, आपको गेन भी हो सकता है। सी स्पेक्यूलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ गेन एंड लॉस, arises due to change in market conditions including fluctuation in demand and supply। आपके कपड़े का शॉप है, आपने बढ़िया ट्रेंड में कपड़ा चल रहा है, आपने खूब भर भर के उसका प्रोडक्शन करवा लिया। अचानक आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। फैशन के ट्रेंड्स आजकल बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, राइट? रिक्वायरमेंट्स लोगों की बहुत जल्दी चेंज हो रही है। एक जगह ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा देर तक मन नहीं लगता पब्लिक का, राइट? तो क्या होता है, जल्दी जल्दी डिमांड चेंज होती रहती है, मार्केट कंडीशंस भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है। तो इसके कारण अपन को गेन भी हो सकता है, इसके कारण अपन को लॉस भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? स्पेक्यूलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है बच्चों? देखो स्पेक्यूलेटिव रिस्क में या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। प्योर रिस्क में या तो लॉस होता है या फिर नो लॉस होता है, यानी कि या तो इसमें आपका नुकसान होगा या फिर नुकसान नहीं होगा, इसमें गेन का कोई रोल नहीं रहता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, इन्वॉल्व्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। फायर, आग लग गई तो लॉस, नहीं लगी तो नो लॉस। अरे भाई आग नहीं लगने से कोई फायदा थोड़ी हो रहा है आपका, कोई भी प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है आपका। सो लॉस या फिर नो लॉस। चोरी हुई तो लॉस, नहीं हुई तो नो लॉस। स्ट्राइक, वर्कर्स आपके स्ट्राइक पे बैठ के भी गुस्सा हो गए, आपसे नाराज हो गए, तो लॉस, और नहीं हुए तो नो लॉस, राइट? सो दिस इज प्योर रिस्क। कॉजेज ऑफ रिस्क। रिस्क के कितने कॉजेज होते हैं? 4 कॉजेज, जिसको आप हेनो करके याद कर सकते हो। देखो अपन ऐसा बोलते हैं ना, हेलो हेलो करके बोलते हो, तो आप हेनो हेनो करके याद कर सकते हो। या फिर एक और तरीका है, हैन यानी कि मुर्गी, और उसके आगे आप ओ लगा दो, ठीक है? हैन एंड ओ, मुर्गी को बुला रहे हो, ओ हैन टाइप का आप याद कर सकते हो, ठीक है? जस्ट अ फनी वे ऑफ रिमेंबरिंग। सो HENO, H फॉर ह्यूमन कॉज, E फॉर इकोनॉमिक कॉज, C फॉर नेचुरल कॉज एंड O फॉर अदर कॉजेज। ह्यूमन कॉज भाई इंसानों की गलती, हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान के साथ गलती होने का रिस्क रहता है। नेग्लिजेंस, अरे भाई परेशान थे, नेग्लेक्ट हो गई कोई चीज़, तो उसके कारण बिजनेस में लॉस हो सकता है। केयरलेसनेस, लापरवाही के कारण लॉस हो सकता है, तो ये किस में आते हैं? ह्यूमन लॉसेज में आते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, मार्केट कंडीशंस में चेंज के कारण, कि कंज्यूमर का, कस्टमर का टेस्ट बदल गया, उनके प्रेफरेंस बदल गए, अब आपको उनको आपकी वाली चीज़ पसंद नहीं आ रही है, दूसरा प्रोडक्ट उनको चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वो इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ लॉस रिस्क हो जाएगा, ठीक? नेचुरल कॉजेज, फ्लड आ गया भाई, बाढ़ आ गई, ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, फेमाइन आ गया भाई, भूख बाधा हो गई एकदम, मतलब भूख के कारण लोग मर रहे हैं, अर्थक्वेक आ गया। तो इन चीज़ों के कारण के जो रिस्क, इनका जो रिस्क रहता है उसको नेचुरल कॉजेज ऑफ रिस्क में गिना जाता है। अदर कॉजेज में क्या है कि भाई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, टेक्निकल डिसेबिलिटी हो गई, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो गए, पॉलिटिकली कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गए, यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ आ गई जिसके कारण रिस्क आ गया आपके बिजनेस में, कोई ऐसे न्यू रूल्स ले आई नई पॉलिटिकल पार्टी जिसके कारण डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है? टेक्निकली कोई मशीन आपकी खराब हो गई, फिजिकली आप ही खराब हो गए, तो ये सारे किस में आते हैं? अदर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क में आते हैं, ठीक है? नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क का स्वभाव कैसा होता है? देखिए भाई, रिस्क इज आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटीज। ऐसी चीज जिसके बारे में हम पक्का नहीं रहते हैं, उसी से क्या उत्पन्न होता है? क्या क्रिएट होता है? रिस्क क्रिएट होता है। नो बिजनेस कैन एस्केप फ्रॉम रिस्क, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो रिस्क से पीछा छुटा सके। विक्रम का पीछा वेताल नहीं छोड़ेगा। तो आपका, अगर आप बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो, तो आपका पीछा जो है वो रिस्क नहीं छोड़ेगा। यू हैव टू कोप अप विथ इट, वो आपका परमानेंट साथी रहेगा। साइज ऑफ रिस्क, इसलिए यार मजा लेके काम करो, रिस्क तो चलते ही रहना, रिस्क का टेंशन नहीं लेना है, रिस्क के मजे लेना है, ठीक है?
साइज ऑफ बिजनेस, तीसरा क्या है, साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रिस्क। ऑब्वियसली बड़ा बिजनेस खोल लिए तो रिस्क भी बड़ा है कि भाई जाएगा तो पूरा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बहुत लॉस उठाना पड़ेगा। छोटा बिजनेस है तो छोटा रिस्क है भाई कि अगर नहीं भी रहा तो अपन दोबारा से उसको वापस से स्टैंड अप, वापस से खड़ा उसको कर सकते हैं। नेचर ऑफ रिस्क, अब भैया आपने पटाखों की दुकान खोल ली, दिवाली आ रही है, चलो पटाखों का स्टैंड लगा लेते, तो भाई उसमें रिस्क ज्यादा है कि कम है? ऑब्वियसली ज्यादा है। इतने से चिंगारी लगा, इतना सा आग लगा और पूरा दिवाली वहीं मन जाएगी आपकी दुकान की, तो क्या हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस। तो उसके भी से भी रिस्क के लेवल पे बहुत असर पड़ता है। ग्रेटर द रिस्क, अभी आई ना भैया अच्छी वाली बात, ग्रेटर द, फिर भाई इतने सारे नुकसान है तो आदमी रिस्क ले क्यों, क्यों ले? बिकॉज हियर इज अवर आंसर विथ फोर्थ पॉइंट, क्या, ग्रेटर द रिस्क हायर दी प्रॉफिट। जितना बड़ा रिस्क लोगे उतनी चांसेस बढ़ेंगी आपकी प्रॉफिट की। इसी पॉइंट को ध्यान रख के बच्चा लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ध्यान रखना मेरी बात को, कैलकुलेटेड रिस्क, अंधा रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट की चांसेस होती हैं। अब अपन देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कि बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है। पहला अंतर क्या है बच्चों, देखिए, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि भाई ये स्टैब्लिश कैसे होता है, चालू कैसे होता है। बिजनेस चालू करना एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होता है, मालिक का मन किया बिजनेस चालू करना है, आप बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। प्रोफेशन का के लिए क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। भाई जैसे हर प्रोफेशनल को के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके पास जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और फिर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है, जिसके बाद ही आप काम करना शुरू कर सकते हो। जैसे कि सीए का प्रोफेशनल बॉडी है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सीएस का प्रोफेशनल बॉडी है आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। लॉयर हो गया, लॉयर का है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से सारे प्रोफेशंस का एक प्रोफेशनल बॉडी होता है, जिसके पास जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेकर जाओ और अपना काम को शुरुआत करो। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस अग्रीमेंट, यानी कि आपका एम्प्लॉयर आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगा, उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में कैसा नेचर ऑफ वर्क होता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक, पब्लिक की सेवा करो, बस पब्लिक की सेवा करते जाओ, वही क्या है, बिजनेस। प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू दी पब्लिक, आप पब्लिक को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करो। थोड़ा सा प्रॉफिट पर्पस अपना यहाँ रहता है बिजनेस में, ठीक है, उसके बिना हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, बट अल्टीमेटली हम पब्लिक को गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशन में क्या करते हैं, हम पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसी सर्विस जिसमें हम खुद एक्सपर्ट हैं, वो हम जब पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं तो वो आता है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस, इसमें हमारे एम्प्लॉयर ने हमको जो बोल दिया हमको चुपचाप वही काम करना है, वही सर्विस प्रोवाइड करनी है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में क्या लगता है, कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की भी आपको बीकॉम पास होना है या फिर बीबीए पास होना है, इस तरीके का कोई भी क्वालिफिकेशन आपको नहीं लगेगा, ठीक है। प्रोफेशन में क्या है, एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज अ मस्ट, यानी कि एक फील्ड में, जैसे डॉक्टर है उसको परफेक्ट होना, हार्ट का डॉक्टर है उसको परफेक्ट होना पड़ेगा, हार्ट से रिलेटेड सारी चीजों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉयर, आपको इसमें वो क्वालिफिकेशन चाहिए रहना जो कि आपके एम्प्लॉयर को काम करने के लिए चाहिए। रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस में क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल फीस मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलेंगे या फिर वेजेस मिलेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितना बड़ा बिजनेस खोलना है उतना बड़ा आप बिजनेस में क्या लगाओ, कैपिटल लगाओ। प्रोफेशन में कम कैपिटल लगता है कंपैरेटिवली एज रिलेटेड टू बिजनेस, आपको अपनी एक क्लिनिक खोलनी है उसके लिए कैपिटल लगेगा, बस बाकी आप अपना काम करना शुरू कर सकते हो। और भाई जॉब में, नौकरी में तो कोई भी लागत नहीं लगती, कोई भी कैपिटल नहीं लगता, बस जाना है और अपना काम शुरू करना है। रिस्क, देखिए बिजनेस में प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। बिजनेस में भाई रिस्क की चांसेस रहती हैं, प्रॉफिट्स रेगुलर नहीं रहते हैं और रिस्क रेगुलर रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोफेशन में फीस जनरली रेगुलर एंड सर्टेन और कुछ हद तक रिस्क रहता है। भाई आप अच्छे डॉक्टर नहीं हुए तो, आप अच्छे लॉयर नहीं हुए तो, आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छी कंपनी सेक्रेटरी नहीं हुए तो आपके पास आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स नहीं आएंगे, तो कुछ हद तक रिस्क रहता है। बट अगर अच्छे हो, आपकी क्लिनिक सेट हो गई है तो फिर आपकी जो फी है वो रेगुलर रहती है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं रहता, आपकी जो फीस है, आपकी जो सैलरी है वो रेगुलरली आपको मिलती रहेगी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट,
बिजनेस में आप कुछ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो विथ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। प्रोफेशन को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक डॉक्टर ये नहीं बोल सकता यार आज मेरी तबीयत खराब लग रही है, जाओ भाई आप ऑपरेशन कराओ। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप ही अपने भाई को ऑपरेशन कर लो, मेरी तबीयत खराब लग रही है। कोई भी डॉक्टर आपको ऐसा नहीं बोल सकता। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। एम्प्लॉयमेंट में भी कोई नहीं बोल सकता कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आज अपने बदले, मेरी तबीयत खराब है सर, मैं अपने बदले अपनी बहन को भेज दे रहा हूँ। ऐसा भी नहीं हो सकता, राइट। जिसको नौकरी पर रखा गया है वही नौकरी पे जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? ये ऐसा एक कोड होता है, एक ऐसे रूल्स नियम होते हैं जो कि काम करने वाले को फॉलो करने पड़ते हैं काम करने के दौरान। ठीक है, तो बिजनेस में ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता है। प्रोफेशनल के लिए अलग से कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है, जिसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है, उस हिसाब से आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में पूरे के पूरे 8 पॉइंट्स नहीं आएंगे, मैक्सिमम आएंगे तो 6 मार्क्स का आएगा। तो आप 8 में से कोई 6 पॉइंट्स याद कर सकते हो। बट मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर आप 8 के 8 पॉइंट्स याद करके जाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतिहास गवाह है अगर हम 6 पॉइंट्स याद करके जाएंगे तो हमको 4 ही याद आते हैं एग्जाम में। 4 याद करके जाओगे तो 2 आएंगे, और तो इस तरीके से डिक्रीज होता जाता है। तो आप 8 पॉइंट्स याद करके जाओ, सेफ साइड में रहो। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद करने में कुछ भी नहीं जाएगा आपका, है ना। तो आप कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम में 6 पॉइंट्स आपको याद आ जाएं। अब बढ़ते हैं अपन किसकी तरफ? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की तरफ, कि भाई किस पर्पस, किस ऑब्जेक्टिव के लिए हमको बिजनेस करना है। सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का? अर्निंग, प्रॉफिट कमाने के लिए हमको क्या करना है? बिजनेस करना है। प्रॉफिट के बिना बिजनेस का ग्रोथ और सर्वाइवल क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सेकंड क्या? मार्केट स्टैंडिंग। ठीक है, बिजनेस मार्केट में स्टैंड करना जरूरी है आपको। पब्लिक को पता होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पब्लिक आपका सामान खरीदेगी तभी आपके बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा। ये देखिए कहां लिखा है, बिजनेस कैन अर्न मोर ओनली व्हेन लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आर रिकॉग्नाइजिंग एंड परचेजिंग इट्स प्रोडक्ट। तभी एक बिजनेस ज्यादा अर्न कर सकता है। मैनेजर का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है भाई आपके बिजनेस के लिए। मैनेजर को अलग अलग प्रोग्राम करवा के आप मैनेजर का डेवलपमेंट नहीं करोगे तो मैनेजर आपके बिजनेस का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो मैनेजर की काबिलियत डायरेक्टली रिलेटेड है आपके बिजनेस के ग्रो होने से। प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर दिस एज मैनेजर्स डेवलपमेंट विल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू बिजनेस डेवलपमेंट। प्रोडक्टिविटी, भाई अपन का एम होना चाहिए कि हम बिजनेस में ज़्यादा प्रोडक्टिव रहें, सारे रिसोर्सेज का एकदम बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किए, बिना वेस्टेज किए एकदम बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करें, और क्या करें? अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, और उससे क्या होगा? हमारी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी आएगी हमारे काम में। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करो, सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्वालिटी अच्छी रखो, दाम बढ़िया रखो, तो आपके प्रोडक्ट क्या होंगे? बिकेंगे। मस्ट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई देम एट रीजनेबल प्राइस। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, भाई बेईमानी का काम नहीं करना है। ब्लैक मार्केटिंग हो गया, एडल्टरेशन हो गया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो गई। भाई जो आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है उसको मत छापो कि हम ये कर सकते हैं, ठीक। जैसे का तैसा दिखो, पब्लिक से सच बोलो, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। क्वालिटी अच्छी रखो, दाम अच्छा रखो, पब्लिक से सच बोलो, आपका प्रोडक्ट पब्लिक खरीदने आएगी। ठीक है। 7 क्या है? एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक है, आपके बिजनेस के लिए जो दिन रात काम कर रहे हैं उनका फायदा आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी मेंटल कंडीशन, उनकी फिजिकल कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ड्यूटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर होती है टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस। फेयर ट्रीटमेंट करो, कोई एक फेवरेट हो गया, कोई एक नहीं है, ऐसा मत करो एम्प्लॉयज़ के साथ। सब आपके लिए बराबर टाइम दे रहे हैं, सब आपके लिए बराबर काम कर रहे हैं। जेन्युइन वेजेस दो, जितना वो मेहनत कर रहे हैं उनको उतना पैसा रिटर्न में दीजिए, तो वो लोग आपके लिए डेडिकेटेडली काम करेंगे और आपका बिजनेस अल्टीमेटली ग्रो होगा। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई समाज को रोजगारी देने की जिम्मेदारी है एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस वुमेन के ऊपर। मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सो दैट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कैन अर्न देयर लाइवलीहुड। कोई भी बेरोजगार ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे, ये जो है वो बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन की जिम्मेदारी है। तो बढ़िया काम करो, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो ताकि सब खुश रहें और सब बढ़िया काम करके पेट भर के सोएं। ठीक है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, लास्ट टॉपिक फॉर दी चैप्टर। बिजनेस चालू करने के पहले कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना जरूरी है? सबसे पहला फैक्टर क्या? सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। कौन सी लाइन में जाना चाहते हो?
पर्सनलाइज सर्विस यानी कि आप ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हो, कि आप एक रिटेल शॉप खोलना चाहते हो, कि आप एक प्रोफेशन खोलना चाहते हो, या कुछ भी, जो भी लाइन ऑफ बिजनेस में जाना है, पहले आप लाइन सेलेक्ट करो कि इस लाइन में जाना है। लाइन सेलेक्ट करने के बाद आप डिसाइड करो कि कितने साइज का फर्म खोलना है, छोटा खोलना है, मीडियम खोलना है, कि बड़ा फर्म खोलना है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस खोलना है, या फिर पार्टनरशिप में खोलना है, या फिर कंपनी के फॉर्म में खोलना है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में अकेला मालिक रहता है, पार्टनरशिप में बराबर पार्टनरशिप रहती है, मतलब 4-5 लोग या बहुत सारे लोग रहते हैं, कंपनी में भी काफी सारे लोग रहते हैं। तो किस तरीके का आपको फॉर्म ऑफ ओनरशिप चाहिए वो आप डिसाइड कर लो। लोकेशन डिसाइड करो, किस लोकेशन में आपको बिजनेस को खोलना है, बिजनेस के काम के हिसाब से आप बिजनेस का लोकेशन डिसाइड करिए। जहां पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो वैसा लोकेशन डिसाइड करो, जहां पब्लिक को इजीली एक्सेसिबल हो वैसा लोकेशन डिसाइड करो। फाइनेंस, बिजनेस में लगने वाला फाइनेंस कहाँ से उठाएंगे आप, पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे वो डिसाइड करिए। टैक्स प्लानिंग करिए भाई कि आप जो बिजनेस खोलने वाले हैं, आप जो बिजनेस चालू करने वाले हैं, उसमें टैक्स के क्या एस्पेक्ट्स हैं, टैक्स की बचत हो रही है या एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है, वो सब अच्छे से सोच लीजिए। और फिर बढ़िया से अपने बिजनेस को क्या कर दीजिए, आप लॉन्च कर दीजिए, पब्लिक को फायदा उठाने दीजिए आपकी सर्विसेज का, और आप पब्लिक को सर्व करते जाइए। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, थैंक यू सो मच।